आखिर कर ली ना तूने अपने मन की। पर तू भी मेरी एक बात सुन ले, मैं कभी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। बिना अपनी बहू का गृह प्रवेश किए शोभा कमरे में चली जाती है, जिसके बाद काजल रसोई से पूजा की थाल लेकर आती है और अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाती है। चिंता मत करो, तुम्हारी सास का नेचर ही ऐसा है। हाँ भाभी, माँ की बातों को दिल पर मत लेना। आप अच्छे पकवान माँ के सामने रख देना, माँ अपने आप खुश हो जाएंगी। घर वालों की बात सुनकर शीतल अपने पति के साथ कमरे में जाती है और अमित से कहती है, अमित, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैंने तो कभी रसोई में कदम भी नहीं रखा। मैं माँ जी को कैसे खुश करूं? शीतल, खाना बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। कल मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊंगा। मुझे मैगी पास्ता सैंडविच बनाना आता है। अगले दिन शीतल की पहली रसोई थी, जिसमें अमित अपनी बीवी के साथ खड़े होकर सैंडविच, मैगी और पास्ता बनाता है। और खाने की टेबल पर ऐसा खाना देख शोभा का गुस्सा बढ़ जाता है। मैं जानती थी कि इस मॉडर्न से कुछ नहीं होगा। ये उबला हुआ खाना तुम ही खाओ। बहुत जल्द मेरी छोटी बहू आ रही है, मेरी पसंद की। फिर देखना कैसे वो तरह तरह के पकवान खिलाएगी और उसी के भरोसे तुम लोगों का भी पेट भरेगा। शोभा, आज बहू की पहली रसोई है, उसने जो भी बनाया है उसे खा लो। आपको अपने बेटे की पसंद की इस मॉडर्न बहू के हाथ का ये खाना खाना है तो आप खाओ, मैं अपने लिए खुद बना लूंगी खाना। इतना बोलकर शोभा अपने लिए खुद खाना बनाने के लिए चली जाती है। ये देख शीतल को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा की पसंद की दूसरी बहू करिश्मा आती है। मेरी प्यारी बहू, कल तेरी पहली रसोई है तो तू खाने में पूरी, हलवा, छोले, राजमा, काले चने मसाले, पापड़, पुलाव, वेज बिरयानी जैसे पकवान बनाकर अपनी मॉडर्न जेठानी को दिखा देना कि क्यों तुम मेरी पसंद की हो और ये नहीं। जी माँ जी, कल मैं सब कुछ समय पर बना दूंगी। और मेरी जेठानी मॉडर्न है तो क्या हुआ, मैं इन्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। करिश्मा, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी बहू तो है ही अच्छी, पर तू खुद को देख। और बहू, तू इसके पीछे अपना दिमाग मत खराब करना। ये कभी कुछ नहीं कर पाएगी, इसे इसके हाल पर ही रहने दे। कल तू अपनी पहली रसोई पर ध्यान देना। इतना बोलकर शोभा वहां से चली जाती है। अगले दिन जब करिश्मा अपनी पहली रसोई के लिए खाना बना रही होती है तो उसके साथ शीतल भी खड़ी होकर खाना बनते देखती है। आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको कुछ बनाना सिखा सकूं, पर आप खड़ी होकर देखते रहो मैं कैसे खाना बना रही हूँ। पर मेरा वादा है, कल से मैं आपको खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी और सबसे पहले दाल सिखाऊंगी। इतना बोलकर करिश्मा सब्जी काटने के लिए शीतल को दे देती है और खुद दाल चढ़ा देती है। साथ में आटा लगाने लगती है। कुछ देर में करिश्मा सब्जी बनाती है, उसके बाद में खीर बनाती है और शीतल को खीर का प्रोसेस समझ आ जाता है। तुम सब कुछ कितने अच्छे से कर रही हो, तुम्हें डर भी नहीं लग रहा। पता नहीं तुम्हारी तरह मैं कब सीख पाऊंगी खाना बनाना। मेरे होते हुए आप डरती क्यों हैं? चलिए खाना परोसते हैं। करिश्मा सभी को खाना परोसते और खाना खाते हुए शोभा अपनी बहू की काफी तारीफ करती है। अब समझ में आया कि मुझे करिश्मा बहू क्यों पसंद है। देख लिया आप लोगों ने मेरी पसंद की बहू के हाथ के पकवान और इसकी बहू के हाथ के पकवान। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, दीदी को बुरा लग रहा होगा। खाना बनाना इतना भी कठिन नहीं है, वो जल्दी सीख जाएंगी। वैसे बहू, मुझे तो उम्मीद नहीं है, पर तू अगर इसके पीछे परेशान होना चाहती है तो कर ले एक कोशिश। शोभा करिश्मा की भर भर के तारीफ करके कमरे में चली जाती है और अगले दिन करिश्मा अपनी जेठानी को रसोई में खाना बनाना सिखाती है। सबसे आसान खिचड़ी, दाल, चावल ही होता है बनाना, इसलिए आज आप चावल बनाना सीखना। सबसे पहले चावल धो और गैस पर रख दो और बीच बीच में उसे देखते रहना। जैसा करिश्मा बोलती है शीतल बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ देर बाद चावल रखकर एक कुकर में करिश्मा के बताए अनुसार शीतल दाल, नमक, मसाले, तेल, हल्दी और कुछ मिर्ची प्याज काटकर डाल देती है और 3 सीटी लगने का इंतजार करती है। करिश्मा, 3 सीटी लग गई, अब गैस बंद कर दूं? हाँ, बंद कर दो। अब लगेगा दाल में तड़का। मैंने सब्जी बना दी है, छौंक आपको ही लगाना है। इस तरह करिश्मा दाल में छौंक लगाना शीतल को सिखाई रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है और वो बात करती हुई कमरे में चली जाती है। क्योंकि शीतल को छौंक लगाना नहीं आता था, इसलिए वो पूरा छौंका जला देती है। अरे तू है रसोई में, तभी तो इतना छौंका लग रहा है। तेरा बस चले तो तू मेरा पूरा घर फूंक दे। दीदी, आपको छौंका भी लगाना नहीं आता? चलिए कोई बात नहीं, तड़का इतना नहीं जलाया जाता। माँ जी, दीदी ने आज दाल चावल बनाए हैं, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। कुछ देर में पूरा परिवार खाने को बैठता है। क्योंकि चावल कच्चे होते हैं और दाल का तड़का जला होता है, इसलिए शोभा का मुंह बन जाता है। बहू, तेरे सिखाए हुए पर तेरी जेठानी ने पानी गिरा दिया। तेरे इतना सिखाने पर भी इससे एक साधारण चावल नहीं बने। पर माँ, शीतल ने कोशिश तो करी ना। अरे चूल्हे में जाए ऐसी कोशिश, ऐसा कच्चा पक्का खाने से तो अच्छा है कि मैं खुद खाना बनाकर खाऊं। शोभा, हर वक्त कमियां निकालना सही नहीं। बहू कितनी कोशिश कर रही है तुम्हें खुश करने की कि तुम उतनी ही नाराज हो रही हो।
आप तो रहने ही दीजिए। शोभा नाराज होकर वहां से चली जाती है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और जैसे जैसे करिश्मा अपनी जेठानी को खाना बनाना सिखा रही होती है, वैसे करिश्मा की माँ भी अपनी बेटी को भड़का रही होती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू सर्वगुण संपन्न है इसलिए अपनी सास को पसंद है। अगर तू उसे खाना बनाना सिखा देगी और कल को वो तुझसे अच्छा खाना बनाने लगेगी तो सारा राजपाट तेरी जेठानी के हाथ आ जाएगा। तू क्या चाहती कि तेरी सास तेरी जेठानी से खुश रहे? अरे अगर घर की जिम्मेदारी लेनी है और अपने इशारों पर नचाना है लोगों को तो अपनी जेठानी को खाना सिखाना छोड़। माँ मेरी जेठानी इतनी भी बुरी नहीं है। वो बुरी नहीं है पर तू तो नादान है। माँ अभी मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम है मुझे। करिश्मा अपनी माँ का फोन रखकर रसोई में चली जाती है जहाँ उसकी जेठानी आलू की सब्जी और पूरी बना रही होती है। करिश्मा देखो मैंने आलू की सब्जी बनाई है पर मुझे समझ नहीं आ रहा गैस कब बंद करूँ। दीदी मेरा फोन आ रहा है, सब कुछ ठीक है, 5 मिनट बाद गैस बंद कर देना। इतना बोलकर करिश्मा अपनी माँ से बात करते हुए कमरे में चली जाती है, जिस वजह से हल्की सब्जी जल जाती है और सब्जी जलता देख जल्दी से शीतल गैस बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है तो इस बार शोभा भी मुंह बनाती हुई शीतल की तारीफ करती है। भले ही सब्जी हल्की जल गई है पर खाना इतना भी बुरा नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मॉडर्न बहू भी खाना बनाना सीख पाएगी कभी। थैंक गॉड माँ आपको बड़ी भाभी के हाथ का भी खाना पसंद आया। भाभी धीरे धीरे माँ की नाराजगी खत्म हो जाएगी। अपनी जेठानी की तारीफ सुन करिश्मा को अपनी माँ और सास की पुरानी बातें याद आने लगती हैं और एक बार फिर वो जब अपनी माँ से बात करती है तो उसकी माँ उसके कान भरती है। सब तेरी लापरवाही का नतीजा है और कर अपनी जेठानी की मदद। आप सही कह रही थी माँ, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं हूँ अपनी सास की लाडली और मेरे होते हुए वो मेरी सास की लाडली बने, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह करिश्मा अपनी जेठानी से चिढ़ने लगती है। अरे करिश्मा तुम रसोई में आकर खाना बनाने लगी और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। आज तो तुम मुझे पकौड़े और कढ़ी बनाना सिखा रही थी। माँ जी की पसंद की बहू मैं हूँ तो उनकी फेवरेट डिश तो मैं ही बनाऊंगी ना। और रही खाना बनाने की बात तो मैं रोज रोज आपको खाना बनाना नहीं सिखा सकती। खुद भी कुछ करना सीख लो। और हाँ, अच्छा खाना बनाने से आप माँ जी की फेवरेट नहीं बन पाओगी, ये बात भी याद रखना। तो इसलिए ज्यादा मेहनत करना आप छोड़ दो। करिश्मा का बदला रूप देखकर शीतल को बहुत बुरा लगता है और वो फोन से खाना बनाना सीखने लगती है पर बना नहीं पाती। बहू आज तुमने टमाटर प्याज की कैसी चटनी बनाई है, इसमें तो सिर्फ नमक ही नमक है। और रोटी देखो एक साइड से पूरी चली हुई है, पता नहीं कब सीखेगी ये काम करना। माँ जी आप सही कहती थी, दीदी कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। घर वालों की बातें सुनकर एक बार फिर शीतल उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती। समय यूं ही बीतता है पर शीतल हार नहीं मानती। कभी जला तो कभी कच्चा खाना बनाकर घर वालों को देती है। और एक दिन, बहू गुरुद्वारे में हम लंगर करवा रहे हैं तो मुझे 50 लोगों के लिए आलू की सब्जी और रोटी बनानी है। आलू की सब्जी? माँ जी ये तो मुझे आता है बनाना, आप फिक्र मत करो, हम दोनों देवरानी जेठानी टाइम पर खाना बना लेंगे। बहू इस खाने में तू हाथ भी नहीं लगाएगी, ये मैं अपनी बहू को बोल रही हूँ, तुझे नहीं। दीदी आप क्यों बार बार भूल जाती है, माँ जी की फेवरेट मैं हूँ ना कि आप। माँ जी आप बेफिक्र रहें। लंगर के खाने की जिम्मेदारी करिश्मा को मिलती है। वो अगले दिन 50 लोगों की अकेले बैठकर रोटियां बनाती है, जिस वजह से उसकी कमर में दर्द होने लगता है और वह सब्जी ना बनाकर आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है और उसकी आंख लग जाती है। मुझे आलू की सब्जी बनाने आती है। करिश्मा बहुत थक गई होगी, आराम कर रही है। माँ जी के आने का समय हो गया, एक काम करती हूँ मैं ही सब्जी बना देती हूँ, वरना माँ जी मेरी तरह मेरी देवरानी से भी नफरत करने लगेंगी। शीतल अब जल्दी से रसोई में जाती है और ढेर सारे आलू उबालती है और जल्दी से एक कढ़ाई गैस पर रखकर उसमें लाल मिर्च, जीरा और राई का तड़का मारकर नमक मसाले और आलू डालकर आलू की सब्जी तैयार करती है। कुछ ही देर में शोभा घर आती है और लंगर का खाना अपने साथ ले जाती है। और जब वो सारा खाना बांट के रात को घर आती है तो वो अपनी बहू की काफी तारीफ करती है। मुझे नाज है, करिश्मा बहू है, सब कुछ परफेक्ट सही समय पर किया मेरी बहू ने। पर माँ सब्जी तो शीतल भाभी ने बनाई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा जब करिश्मा भाभी थककर सो रही थी। पर काजल वो सब्जी भी तो मैंने अपनी देवरानी की वजह से ही बना पाई थी। उन्होंने तो मुझे इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया था जो आज काम कर गया। ये सारा क्रेडिट मेरी देवरानी को जाता है। दीदी आज आपको मौका मिला था माँ जी की नजरों में उठने का और उसका क्रेडिट भी आप मुझे दे रही हैं, जबकि मैंने अपनी माँ की बातों में आकर आपको खाना बनाना भी नहीं सिखाया सही से। फिर भी मुझे माफ कर दो, आप मेरा भला सोचती रही और मैं आपके बारे में ऐसा सोचने लगी। बहू आज तो तूने मेरा भी दिल जीत लिया, मुझे इस गलत साबित करके। इस तरह शोभा भी शीतल को दिल से अपना लेती है और करिश्मा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। चलो आखिरकार घर का काम तक खत्म हो गया, अब आराम से बैठकर ऑफिस का काम करती हूँ। कितनी सारी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है मुझे, लगता है आज पूरा छुट्टी का दिन ही प्रेजेंटेशन बनाने में ही निकल जाएगा।
किंजल अपने कमरे में बैठकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रही होती है कि तभी गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे बच्चों के गुब्बारे ले लो। नान खटाई बिस्किट वाला आइए और गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट खाइए, मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट। ये 100 के 4, 100 के 4, 100 के 4, जल्दी आइए आइए वरना माल खत्म हो जाएगा। 100 के 4। मेरे घर वालों को भी क्या बाजार के पास ही घर बनाना था? जब देखो शोर ही शोर। इतने शोर में तो मैं एक भी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाऊंगी। काश मेरा कमरा 8वीं 9वीं मंजिल पर होता तो मैं कितनी शांति से काम कर पाती। अरे किंजल बेटा, क्यों परेशान होती है? बस कुछ हफ्तों की ही तो बात है। तेरा होने वाला ससुराल 30वीं मंजिल पर रहता है। इतनी ऊंची बिल्डिंग है, उनकी सबसे टॉप फ्लोर पर रहते हैं वो लोग। वहां तो तू आराम से शांति से काम कर पाएगी। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। कम से कम इस शोर से तो छुटकारा मिलेगा। अपनी 2 मंजिला मकान में रहकर घर के पास बने बाजार के शोर से किंजल को अक्सर परेशानी होती थी। समय गुजरता है और आज किंजल की शादी का दिन होता है। शादी की सारी रस्में और विदाई होने तक तकरीबन सुबह के 4 बज जाते हैं। किंजल के ससुराल वाले बड़ी सी गाड़ी में बैठकर लगभग 1 घंटे का सफर तय करके एक बड़ी सी सोसाइटी में पहुंचते हैं। माँ, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। बेटा, थकान तो सभी को है, लेकिन अभी तो गृह प्रवेश भी करना है। चल अपनी भाभी को लेकर आ, मैं तब तक लिफ्ट के पास जाती हूँ। सभी लोग जैसे ही लिफ्ट के पास जाते हैं तो लिफ्ट खुलने का नाम नहीं लेती। अरे नकुल बेटा, ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही है? कितनी बार बटन दबा दिया मैंने लिफ्ट का। कल तक तो लिफ्ट बिल्कुल ठीक थी, यहाँ तक कि रात को भी जब हम बारात के लिए निकले थे तभी तो हमने लिफ्ट का ही इस्तेमाल किया था। कहीं ये लिफ्ट खराब तो नहीं हो गई? अरे सुषमा जी, सही कहा आपने, लिफ्ट खराब हो गई है। लिफ्ट की वायरिंग में कुछ परेशानी हो गई है। तो आपने अभी तक इसे ठीक क्यों नहीं करवाया? ये सोसाइटी की लिफ्ट है, लोगों के आने जाने में कितनी परेशानी होगी। हमने तो सेक्रेटरी साहब से रात में ही शिकायत करी थी, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे? बिना लिफ्ट के 30 मंजिल कैसे ऊपर चलेंगे? मेरे तो अभी से ही घुटनों ने जवाब दे दिए हैं। सुषमा अपनी नई नवेली बहू, बेटे और बेटी के साथ सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। पूरा परिवार सिर्फ सीढ़ियों को ही घूर घूर कर देख रहा होता है। माँ, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। हम इतनी ऊपर तक कैसे जाएंगे? 4-5 मंजिल की बात होती तो समझ में भी आता, लेकिन पूरी 30 मंजिल है। बेटा, ना जाने कब सेक्रेटरी साहब लिफ्ट वाले को बुलवाएंगे और लिफ्ट ठीक होगी। अब जब तक तो हम यहाँ नीचे रह नहीं सकते। चलो ऊपर वाले का नाम लेकर सभी लोग आगे बढ़ो। अब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना सभी लोग स्टार्ट करते हैं। 2-3 मंजिल तक तो वो आराम से सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सभी को थकान होने लगती है। सबसे ज्यादा बुरी हालत जिसकी थी वो थी किंजल की। शादी के जोड़े में किंजल अपनी कदम सीढ़ियों पर बड़ी मुश्किल से रख रही थी। नकुल, मेरी तो हालत खराब हो गई है। ठंड का मौसम है, लेकिन देखो ना कितना पसीना आ रहा है। हम सबका भी यही हाल है, लेकिन अब क्या करें, 30 मंजिला घर है तो चढ़ना तो पड़ेगा ही। सभी लोग थोड़ा चढ़ते हैं और फिर जीने पर जाकर बैठ जाते हैं। हाय रे मेरे घुटने, 6 महीने पहले तो ऑपरेशन हुआ था, अब दोबारा से दर्द शुरू हो गया। माँ जी, आपकी तो उम्र हो गई है इसलिए समझ में आता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे तो घुटने, कमर, पूरा शरीर ही थक गया है। मुश्किल से सिर्फ 10 मंजिल ही क्रॉस की है हम लोगों ने। अभी तो पूरे 20 मंजिल बाकी हैं। कहीं तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हमारा राम राम सत्य न हो जाए। बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ थाम कर बार बार जीने पर बैठकर पैर लगड़ते हुए 10 मंजिल और पार कर लेता है। इतना काफी है, अब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मैं तो यहीं बैठ रही हूँ। माँ जी, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अब तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। पूरा परिवार 20वीं मंजिल पर बैठ जाता है कि तभी एक फ्लोर का गेट खुलता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा कुत्ता बाहर निकलता है। उस कुत्ते को देखकर सभी लोग इतना डरते हैं कि जितनी तेजी से वो ऊपर आए नहीं थे, उससे दुगनी तेजी से वो लोग डर के मारे नीचे उतर जाते हैं और दोबारा जाकर सीधा 10वें माले वाले पर रुक। कितना बड़ा कुत्ता था, मुझे तो लगा कि हम में से किसी को कहीं वो खा ही ना जाए। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो हमने 20 मंजिल पार की थी। उस कुत्ते की वजह से हम दोबारा 10 मंजिल पर आ गए हैं। और ये क्या, मेरे गृह प्रवेश का समय तो 5 बजे था ना, अब तो सुबह के 9 बज गए हैं। इन 3-4 घंटे में हम 30वीं मंजिल पर भी नहीं पहुंचे हैं। लगता है पूरा दिन निकल जाएगा इस 30वीं मंजिल को पार करते करते। ऊपर वाले का नाम लेते लेते जैसे तैसे कर 2-3 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पूरा परिवार 30वीं मंजिल तक पहुंच जाता है। जैसे घर का दरवाजा खुलता है तो आरती जाकर सीधा सोफे पर लेट जाती है। अरे ओ महारानी, सो कैसे रही है? किंजल बहू का क्या गृह प्रवेश नहीं करना? शाम को कर लेना गृह प्रवेश। अब तो 1 मिनट खड़े होने की भी ताकत नहीं आ रही है।
हाँ माँ जी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। बाद में कर लेना गृह प्रवेश, जब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम भी तो घर में आकर ही करेंगी ना, और उसके लिए गृह प्रवेश करना होगा। सुषमा किचन से थाली लेकर आती है और सादगी भरी तरीके से ही जल्दी से अपनी बहू का गृह प्रवेश कर देती है और अब सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। एक दो दिन शादी की रस्मों की वजह से उन सभी का सोसाइटी से बाहर जाना नहीं होता, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में खत्म होती हैं अब सभी अपने कामों में लग जाते हैं। किंजल भी एक कंपनी में जॉब करती थी और शादी के बाद किंजल ऑफिस जा रही थी। किंजल जैसे ही लिफ्ट के पास जाती है तो देखती है कि लिफ्ट अभी तक ठीक नहीं हुई है। ओह गॉड, ये क्या, ये लिफ्ट तो अभी तक खराब है। अब क्या मुझे 30 मंजिल सीढ़ियों से उतरकर जाना पड़ेगा? किंजल जैसे तैसे कर 30 मंजिल सीढ़ियों से उतर तो लेती है, लेकिन चढ़ने की बारी में किंजल को उसकी नानी याद आ जाती है। बार बार हर रोज 30 मंजिल सीढ़ियों से उतरने चढ़ने की वजह से किंजल कई दिनों से ऑफिस भी लेट पहुंच रही होती है। किंजल, अगर शादी की कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो तुम ऑफिस छोड़ क्यों नहीं देती? रोज रोज लेट आना नहीं चलेगा। सर, मेरा फ्लोर 30वीं मंजिल पर है और लिफ्ट खराब हो गई है, इसलिए उतरने चढ़ने में ही आधा एक घंटा निकल जाता है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। या तो तुम टाइम पर आओ या फिर रेजिग्नेशन दे दो। किंजल उदास होकर घर आती है और कपड़े धोकर गैलरी पर सुखाने लगती है कि तभी किंजल की साड़ी गलती से 30वीं मंजिल से जाकर ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाती है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? इस साड़ी को भी क्या गिरना जरूरी था? कोई दूसरा कपड़ा होता तो मैं लेने भी नहीं जाती, लेकिन ये साड़ी कितनी महंगी है। किंजल न चाहते हुए भी 30वें मंजिल से उतरती है और साड़ी लेकर दोबारा 30 मंजिल चढ़कर अपने घर पर आ जाती है। किंजल के साथ साथ उसके ससुराल वाले, यहाँ तक कि सोसाइटी के लोग भी लिफ्ट खराब होने की वजह से काफी परेशान थे। नकुल, आजकल तू कुछ ज्यादा ही लेट नहीं आ रहा है? रोज तो तू पहले 8 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन अब तो तू 10 बजे घर आता है। नीचे सोसाइटी तक तो मैं 8 बजे ही पहुंच जाता हूँ, लेकिन 30 मंजिल को चढ़ाने में 1.5 घंटा लग जाता है मुझे। हम सबका यही हाल है। वो 28वें फ्लोर वाली सुशीला जी है ना, उनके पति के घुटने इतनी बुरी तरह से दर्द हुए कि वो बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए। तो आप सब सोसाइटी के सेक्रेटरी से इस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसे तो वो जिंदगी भर लिफ्ट ठीक नहीं करवाएंगे। 2 हफ्ते से लिफ्ट खराब पड़ी है। सभी को कितनी प्रॉब्लम होती है लिफ्ट खराब होने से। हम हर दिन कंप्लेन करते हैं उनके पास, लेकिन वो कंप्लेन पर ध्यान ही नहीं देते। बस यही कहते हैं कि आज ठीक करवा देंगे, कल ठीक करवा देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभालेंगे तो उनको सेक्रेटरी रहने का भी कोई हक नहीं है। किंजल अब अपने ससुराल वालों को समझती है और ऊपर नीचे फ्लोर पर रह रहे लोगों को भी इकट्ठा कर सीधा सोसाइटी में बने सेक्रेटरी के कैबिन तक पहुंच जाती है। अरे, आप सब लोग यहाँ, बताइए क्या परेशानी आ गई है सोसाइटी में? इतने दिनों से लिफ्ट खराब है, कब से हम आपसे कंप्लेंट कर रहे हैं। आप लिफ्ट ठीक करवाएंगे भी या नहीं? करवा देंगे जी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? जरा हाथ पैर भी तो चलने दीजिए। आपके हाथ पैर चलने की वजह से हम सबकी क्या हालत हो गई है पता है? बच्चे नीचे खेलने नहीं जा पाते, बड़े बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकलते और ऑफिस वालों को कितनी परेशानी होती है। इसीलिए आप जल्द से जल्द लिफ्ट ठीक करवाइए, वरना क्या करेंगे? आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे? कर दीजिए। आप ये भूल रहे हैं कि सोसाइटी में हर 2 साल में सेक्रेटरी के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन का टाइम अब नजदीक आ चुका है। अगर आपने लिफ्ट ठीक नहीं करवाई ना तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आप सेक्रेटरी बने। लिफ्ट तो हम सब मिलकर ठीक करवा देंगे, लेकिन आपकी पोस्ट चली गई तो फिर क्या करेंगे आप? वैसे पुलिस का अच्छा आइडिया दिया है आपने, तो देखा हम क्या क्या कर सकते हैं। और मेरे कांटेक्ट में तो एक पुलिस वाले भी हैं। अगर ऐसे बात नहीं बनी तो हम उसे कंप्लेंट कर ही देंगे। अरे नहीं, आप सब लोग तो इतना गुस्सा हो गए। आप फिक्र मत करिए, मैं 2 दिन के अंदर लिफ्ट ठीक करवा दूंगा। सोसाइटी वालों की बात से डरकर सेक्रेटरी आखिरकार 2 दिन के अंदर लिफ्ट ठीक करवा देता है, जिससे अब सभी सोसाइटी वालों को ऊपर नीचे चढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और अब किंजल भी ऊपर नीचे के अपने सारे काम आसानी से कर पाती है।